फर्स्ट आर्टिकल, मेडिकल एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। कॉन्टेक्स्ट आप सभी को पता है, कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से सभी लोग परेशान हैं। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे हेल्थ सिस्टम को सुधारने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे इस समय हमें ज़रूरत है, जैसे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, तो इन सभी चीज़ों को आप बाहर से मंगवा सकते हो। लेकिन हेल्थ सिस्टम के लिए जो सबसे ज़्यादा बैकबोन है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब आपका मेडिकल स्टाफ, आपके डॉक्टर्स, आपकी नर्सेज, ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो पहले हमने डिस्कस की, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, मेडिसिन, वैक्सीन, इन सबको आप रातों रात मंगवा सकते हो, लेकिन जो आपका स्टाफ है उसको आप एक दिन में बना नहीं सकते हो। इसी के लिए कुछ रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नीति आयोग ने एक अपना एजेंडा जारी किया था कि जो भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मेडिकल कॉलेज हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें कुछ चेंज किया जाना चाहिए। अब चेंज किस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हॉस्पिटल हैं वो एक पुअर फैमिली के लिए सबसे मैक्सिमम स्टैंडर्ड होता है। मतलब एक पुअर फैमिली में अगर कोई बीमार हो रहा है तो उसका मैक्सिमम स्टैंडर्ड है कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हॉस्पिटल में जाकर के ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ पर हम बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हॉस्पिटल है उसको चेंज किया जाना चाहिए। प्राइवेट जो एंटिटीज़ हैं उनके साथ में एग्रीमेंट होना चाहिए और उस हॉस्पिटल का आधा पार्ट दिया जाना चाहिए प्राइवेट एंटिटीज़ को। प्राइवेट एंटिटीज़ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज डेवलप करें और मिनिमम 150 जो बेड्स हैं उसमें उस मेडिकल कॉलेज को चेंज किया जाए, वहाँ पर इलाज भी हो और जो हमारा फ्यूचर का जो स्टाफ है, जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो सब कुछ वहाँ पर बन पाएँ। उनका मतलब एक तरीके से जो उनकी एजुकेशन है वो बन पाए। इस समय कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो डॉक्टर्स हैं उनका अगर हम रेशियो की बात करें तो स्पेशली जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। स्पेशली सिर्फ दिल्ली, हालांकि वो हमारी नेशनल कैपिटल है, इसलिए वहाँ पर जो लोग हैं मतलब 334 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। ज़्यादातर जो हमारा साउथ के जो स्टेट हैं, जिनमें तमिलनाडु की बात करें, उनमें बहुत अच्छा रेशो है, 253 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर अवेलेबल है। सबसे बुरी हालत झारखंड की है, जहां लगभग 8000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। उसके बाद में हरियाणा की है, जहां पर लगभग 6000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर रेशो डॉक्टर और जो पेशेंट है उनका रेशो काफ़ी ही बुरा कंडीशन में है, काफ़ी सीवियर कंडीशन है। तो इन सभी को लेकर के चेंजेज की आवश्यकता है। प्रॉब्लम्स भी है, हमें हमारे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन सब के बारे में पता भी चल गया और इन सब को सुझाना, इन सब में चेंजेज करने की आवश्यकता है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, नीति आयोग ने अपना एजेंडा बता दिया कि हम इस तरीके से चेंजेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे फ्यूचर में हमारे पास्ट में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी फेस की हैं कि जैसे प्राइवेट एंटिटीज़ को गवर्नमेंट के साथ में टाई अप कर लिया, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट में डिस्कस किया गया कि आपके यहाँ पर जितने भी मरीज दिन में देखे जाएंगे उसमें इतना % प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ में जब एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट का, तो ये बात डिस्कस की गई थी कि आप अपनी हॉस्पिटल में इतने लोगों का फ्री इलाज करोगे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल ओपन होती है, अच्छे से चल पड़ती है, वो सारे एग्रीमेंट रखे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ा मेजर इशू है ये। नीति आयोग ने जो एजेंडा बोला है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो हॉस्पिटल्स हैं उनका हम यूज़ कर सकते हैं मेडिकल कॉलेज के डेवलपमेंट में, लेकिन जो हमारे पास्ट में जो हमने स्टडी की है, जो हमारे रिजल्ट सामने आए हैं, उन सबको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, जब आप प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ में आप देखो, ये देखने में तो अच्छा लग रहा है कि अरे हर डिस्ट्रिक्ट पे मेडिकल कॉलेज होगी तो लोगों का जो इलाज है वो बहुत इजीली हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब जो प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ में आप क्या करोगे, हाथ मिलाओगे, तो पहली बात तो वो आपके एग्रीमेंट को ध्यान से देखेंगे नहीं। दूसरा क्या होगा कि आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो कि आप इंश्योरेंस कवर दे दोगे। लोगों के पास में आयुष्मान भारत जैसा हेल्थ कार्ड होगा, उसको लोग लेकर के जाएंगे और उनका क्या होगा, उनका इलाज हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, वो तो इसके लिए बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और मेडिकल एजुकेशन को एज ए बिजनेस ट्रीट करेंगे प्राइवेट प्लेयर्स। तो अब वहाँ पर जब आपके पास में आयुष्मान हेल्थ कार्ड है तो आपको जाकर के हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता होगी, तभी आपको क्या मिलेगा,
उसका फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मल जो आपकी बीमारी है उनके लिए आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है। एक तो मतलब जो हमारा प्रॉब्लम्स है, जो अभी जो पॉलिसी चल रही हैं उनके बारे में भी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो प्राइवेट प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, वहाँ से जो बच्चे डॉक्टर बन के, नर्सेज बन के निकलेंगे तो वो कभी भी गांव वाले क्षेत्र में जाकर के, रीजनल जो हमारा रूरल बैकग्राउंड है वहाँ पर जाकर के कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि देखो, वो प्राइवेट बिजनेस वाली मेडिकल कॉलेज से जो बंदा निकलेगा वो तो उसी तरीके की हॉस्पिटल में काम करने का आदी होगा। तो वो तो कभी वर्कर्स के लिए, कभी एक कंपैशन के साथ में, एक दया के साथ में काम करने के लिए अपना जो उसका एक पेशा है, जो उसका मतलब खुद का ऑक्यूपेशन है, उसके साथ में वो कभी जस्टिस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको तो हमेशा से इसी तरीके की बिजनेस क्लास जो है उन्हीं को देखने में, उन्हीं के साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसको काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर की शॉर्टेज को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा ये एजेंडा है वो ज़्यादा सही नहीं है। मेडिकल एजुकेशन को चेंज करने की आवश्यकता है, अच्छी बात है, और इसके लिए वर्क भी होना चाहिए, लेकिन जो एजेंडा है वो ज़्यादा सही नहीं है। अब इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं? वे फॉरवर्ड में हम ऐसी बात लिख सकते हैं कि हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही करना होगा। गवर्नमेंट ही अपने हाथों में ले, क्या मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। न्यू मेडिकल कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। हमारे जो रेशो है, WHO का भी रेशो है कि 1000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। इस रेशो के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल करवाने के लिए, देखो जब प्राइवेट सेक्टर में होगा तो वो डोनेशन लेंगे तो सिर्फ अच्छी जिनकी इकोनॉमी क्लास है वो ही वहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो गरीब बच्चे जो हैं वो तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो एजेंडा है वो गवर्नमेंट को ही अपने हाथ में लेना चाहिए। और देखो, जब फाइनेंस के ऊपर बात आ जाएगी, पैसे की बात आ जाएगी, ठीक है, तो कभी आप एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाओगे। स्टूडेंट वो ही अच्छा बन पाएगा जो लर्निंग के साथ में बनेगा, और जिसका आउटपुट जो होगा वो अच्छा निकल करके तभी आएगा जब उसमें एक भावना होएगी कि हाँ, मुझे बिजनेस की तरह नहीं, मुझे एक दया भाव से काम करना है। तो देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो हमारे मेडिकल सेक्टर की जो प्रॉब्लम सामने आई हैं उनको हमें सोल्व करने की आवश्यकता तो है। क्योंकि इस तरीके का पेंडेमिक जरूरी नहीं है कि कोविड आ गया और ख़त्म हो गया, वैक्सीन आ गई, दोबारा नहीं होगा। दोबारा कब क्या प्रॉब्लम हो जाए उसके बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां देखिए, एक सेकेंड। द क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस मस्ट एंड। सबसे पहले इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आप बार बार देखते हो कि कई जगह पर, जैसे पाकिस्तान वाला जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। कुछ लोग हाथ में फ़ोटो लेकर के, जैसे इस तरीके से बैनर लेकर के विरोध करते रहते हैं कि ये जो व्यक्ति है, जैसे माई फादर वेयर इज़ ही, मतलब बच्चे विरोध कर रहे हैं कि उनके जो फादर हैं वो गायब हो गए हैं, और उनको गायब करने में गवर्नमेंट का ही एक तरीके से हाथ रहता है। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से किसी व्यक्ति को गायब कर देती है, और उसकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती गवर्नमेंट। किसी कंट्री की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती कि नहीं मैंने किया है। ये होता है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। उसको फिर क्या तो टॉर्चर किया जाता है, उसके खिलाफ वायलेंस क्रिएट किए जाते हैं, और लास्ट में उसको हो सकता है उसको मर्डर भी कर दिया जाता हो। तो इस तरीके के जो क्राइम है उनको ख़त्म करना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखो, जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस होता है उसमें कुछ एलिमेंट शामिल होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, उसकी इच्छा के खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो उसकी लिबर्टी को छीन लेती है। दूसरा क्या होता है, इसमें जिस व्यक्ति को गायब किया जाता है उसको गायब करने में किसी गवर्नमेंट का हाथ होता है। और तीसरा क्या होता है कि जब उस गवर्नमेंट के द्वारा उसको गायब किया गया, उसके बाद में वो गवर्नमेंट उसकी क्या नहीं लेती, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती, मतलब एक्नॉलेज भी नहीं करती कि मैंने गायब करवाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कभी क्लियर ही नहीं बताती इस चीज़ को लेकर के। अब ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में होता है मिलिट्री कू। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
वहाँ पर गायब हैं, बहुत लंबे समय से गायब हैं, उसी को लेकर के ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हुई हैं। लेकिन जब से कू हुआ है वहाँ पर यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप ऑन एनफोर्स्ड और इनवॉलेंटरी डिसअपीयरेंस, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट्स पाई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी कंप्लेंट उनके पास में दर्ज करवाई है कि उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो गायब हैं। ये न्यूज़ में है। अब एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की अगर एक हिस्ट्री की बात करें तो 1970-80 की बात है, जब पहली बार अर्जेंटीना में डर्टी वॉर जब चल रहा था, तब वहाँ पर लगभग 30,000 लोग वहाँ से गायब हो गए थे। उन लोगों को किडनैप किया गया, उनको बाद में टॉर्चर किया गया और उनमें बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ, यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बनता है 1980 में, एक वर्किंग ग्रुप, और ये काम करता है इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि गवर्नमेंट जब इन लोगों को गिरफ्तार करती है ना, एक तो बताती नहीं है और दूसरा नाम ले देती है कि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये अर्जेंटीना में 1970-80 में हुआ था, 30,000 से ज़्यादा लोग गायब हो गए थे। लेकिन म्यांमार एकमात्र ऐसा कंट्री नहीं है वर्तमान में कि जहाँ पर एशिया में ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर ऐसा रेगुलर चल रहा है। जैसे हम बात करते हैं चाइना की। चाइना में जो उइगुर वाला रीजन है, उइगुर जो जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस जो रीजन है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मैसिव बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है और उन लोगों को री एजुकेशन के नाम पर उनको कहाँ पर भेज दिया जाता है, कुछ ग्रुप्स में भेज दिया जाता है, उनको कुछ ट्रेनिंग सेंटर, वोकेशनल एजुकेशन सेंटर में भेज दिया जाता है फोर्सिबली, और उनके बारे में कोई उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनकी फैमिलीज़ को भी नहीं बताया जाता कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है। इसके अलावा चाइना में आर्टिकल 73 के अंडर रेजिडेंशियल सर्विलेंस एट ए डेजिग्नेटेड लोकेशन, ये चीज़ है कि अगर चाइना में ये लगता है कि कोई भी कमेंट पास किया जा रहा है, कोई भी बात बोली जा रही है और ये सारी चीज़ें स्टेट की सिक्योरिटी को एंडेंजर कर रही हैं, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ में काम किया जा सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसके बारे में जो नॉलेज है, उसको डिस्क्लोज किया जाए। इसके अलावा श्रीलंका की अगर हम बात करें, जब वहाँ पर सिविल वॉर हुआ और लगभग 30 साल तक, लगभग 3 डेकेड्स तक ये बात चली, तो वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। अब इन ग्रुप्स के खिलाफ में कैसे काम किया जा रहा है, इनको क्या सोल्व किया जाता है, तो 1992 में डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, इसके लिए एक डिक्लेरेशन हुई थी और उसमें बोला गया था कि एक वर्किंग ग्रुप है और उस वर्किंग ग्रुप में लोग जो हैं, फैमिली जो हैं, वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारी फैमिली के इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। इंडिविजुअल पिटीशन भी डाली जा सकती है इस वर्किंग ग्रुप में। अब ये वर्किंग ग्रुप के पास में जब कोई कंप्लेंट आती है तो उस गवर्नमेंट से, उस स्टेट से, उस कंट्री से संपर्क करते हैं ये वर्किंग ग्रुप और फिर उसको क्या करता है, बताता है। जेनेवा बेस्ड उनका हेडक्वार्टर है, उनका सेक्रेटरेट, ये जो यूएन का जो वर्किंग ग्रुप है जेनेवा बेस्ड, उसका सेक्रेटरेट है और वहाँ से उस कंट्री के साथ में बात करके उसके जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करवाने की कोशिश की जाती है। अभी तक अगर हम बात करें, ये जो वर्किंग ग्रुप है इसमें लगभग 2020 की अगर हम बात करें, ठीक है, 109 स्टेट में 58,606 केसेज सामने आए हैं और जिसमें से 92 स्टेट में जो 46,271 जो केसेज हैं उन एक्टिव केसेज के ऊपर काम हो रहा है। कुछ रिजल्ट तो सामने आ रहा है। सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, इस वर्किंग ग्रुप की भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसमें जो केसेज है ना वो रेगुलर बढ़ रहे हैं। वर्किंग ग्रुप बन गया उसके बाद तो केसेज कम होने चाहिए ना, नहीं बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से ये वर्किंग ग्रुप जो है वो भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। और इसके अलावा लास्ट प्रॉब्लम एक और है कि जो लो पार्टिसिपेशन एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। 2006 में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस, एक कन्वेंशन आई थी 2006 में, जिसको 2010 में वो इफेक्टिव हुई थी। अब इसको अपनाने में
63 अब तक ऐसी कंट्री हैं जिन्होंने इसको अपनाया है और एशिया पैसिफिक रीजन से सिर्फ 8 स्टेट्स ने अभी तक इसको रेटिफाई किया है। ईस्ट एशिया स्टेट की बात करें तो कंबोडिया, जापान, मंगोलिया और श्रीलंका जो है उन्होंने इसको रेटिफाई किया है। तो ये सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ये एनफोर्स्ड जो डिसअपेरेंस है इसको ख़त्म करने की बात की जानी चाहिए। जो भी कन्वेंशन है, जो भी वर्किंग ग्रुप है, उनको मेजरली अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अच्छे से सीरियसली निभाने की आवश्यकता है। जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनको इसको रेटिफाई किया जाना चाहिए और ये जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे इसके जो केसेज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट किसी को भी उठा लेगी, किसी को भी बंद कर देगी, तो ये गलत है, ये सही चीज़ नहीं है। Mothers looking for sons, wives looking for husbands, and the children looking for parents demonstrate the endless chain of tragedy in our contemporary world. This human atrocity must end immediately. I hope that the international community will strengthen its efforts to eradicate enforced disappearances as soon as possible. ये लास्ट में जो राइटर हैं उन्होंने इस तरीके से इस आर्टिकल को कंक्लूड किया है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादातर जो देश हैं वो इस ह्यूमन एट्रोसिटी को ख़त्म करें। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके।